हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रथम विश्व युद्ध। देखिए, ये आपके स्टेट एग्जाम के लिए और बीपीएससी टीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। देखिए, मैं प्रथम विश्व युद्ध का जो वीडियो है मैं 2 पार्ट में लेकर आऊँगा। ये पहला पार्ट है, तो ये स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, तत्कालीकरण यानी क्या कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, तत्कालीकरण 28 जून 1914 ईस्वी को सराजेवो में ऑस्ट्रिया के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फर्डिनैंड फ्रांसिस फर्डिनैंड तथा उसकी पत्नी की हत्या ने विश्व युद्ध के लिए तत्कालीकरण का काम किया था। ठीक है, यही कारण था कि 28 जून 1914 ईस्वी को सराजेवो में ऑस्ट्रिया के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी जो थे आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड तथा उसकी पत्नी की हत्या हो गई थी। यही जो है तत्कालीकरण बनी। फिर सराजेवो जो है बोस्निया की राजधानी थी। सराजेवो क्या थी? बोस्निया की राजधानी थी। इन हत्याओं की योजना ब्लैक हैंड या यूनियन ऑफ डेथ नामक एक गुप्त संस्था द्वारा संरचित थी। ठीक है, ये इन हत्याओं की योजना की ब्लैक हैंड या यूनियन ऑफ डेथ नामक एक गुप्त संस्था द्वारा संरचित थी। इन राष्ट्रवादियों का लक्ष्य सभी सर्बियाई, जितने भी सर्बियाई थे उसको एक सर्बियाई राज्य के रूप में संगठित करना था। इन राष्ट्रवादियों का लक्ष्य क्या था कि जितने भी सर्बियाई है उसको एक सर्बियाई राज्य में संगठित करना था। ऑस्ट्रिया हंगरी को इन हत्याओं में सर्बिया का षड्यंत्र होने का पूरा विश्वास था। ऑस्ट्रिया हंगरी को शक हुआ कि नहीं, इन हत्याओं में जो है सर्बिया का षड्यंत्र होने का पूरा विश्वास था। इसलिए 23 जुलाई को उसने सर्बिया पर अंतिम चेतावनी दी थी, जिसमें 11 मांगें रखी गई थी। अफ्रीका में औपनिवेशिक साम्राज्य 1914 में देखिए, अफ्रीका में जो औपनिवेशिक साम्राज्य 1914 में देख लीजिए, ट्यूनीशिया है, लीबिया है, अल्जीरिया है, ये सब देखा है। और यहाँ पे आपको डाटा दिया हुआ है कि ये मतलब कौन किसके अंडर था। जैसे ये कुछ ब्रिटिश के अंदर था, कुछ फ्रांस के अंदर, कुछ बेल्जियम के अंदर, कुछ पुर्तगाली के अंदर, कुछ इटली के अंदर, कुछ स्पेन के अंदर, फिर कुछ जर्मनी के अंदर। देखिए, मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट चलते हैं फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पर। सर्बिया ने कुछ मांगों को छोड़कर ज़्यादातर मांगें स्वीकार कर ली थी। सभी मांगों की स्वीकृति का मतलब होता सर्बिया का पूर्ण रूप से अपनी प्रभुसत्ता से वंचित होना। सर्बिया के 25 जुलाई के उत्तर से क्या हुआ? 25 जुलाई के उत्तर से ऑस्ट्रिया संतुष्ट नहीं हुआ। ठीक है, 25 जुलाई के उत्तर से मतलब जो उत्तर दिया सर्बिया, उससे ऑस्ट्रिया क्या हुआ? संतुष्ट नहीं हुआ। इसीलिए गुस्सा में आकर के ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की प्रतिक्रिया को अस्वीकार करते हुए उस पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को तत्काल लामबंद हो जाने का आदेश दे दिया। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। देखिए, ये क्या कारण था। ठीक है, और फिर 28 जुलाई को 1914 को क्या ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और 29 जुलाई को ऑस्ट्रियाई सेना ने सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड पर बमबारी कर दी। ठीक है, 29 जुलाई को क्या किया? ऑस्ट्रियाई सेना ने सर्बिया की जो राजधानी थी बेलग्रेड पर जो है बमबारी कर दी। सर्बिया और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध आरंभ होने के शीघ्र बाद 2 और युद्ध प्रारंभ हो गए, और सैनिक दृष्टि से इन तीनों छोटे युद्धों के आपस में जुड़ जाने से ही प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। ठीक है, जैसे ही सर्बिया और ऑस्ट्रिया के मध्य युद्ध आरंभ हुआ, उसके तुरंत बाद क्या हुआ कि 2 और युद्ध प्रारंभ हो गए। ठीक है, और सैनिक दृष्टि से इन तीनों छोटे युद्धों के आपस में जुड़ जाने से क्या हो गया? प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले लिया वो सब युद्ध बंद करने के लिए ऑस्ट्रिया पर दबाव डालने हेतु रूस ने उसके विरुद्ध लामबंदी का आदेश जारी कर दिया था। रूस ने जर्मनी के विरुद्ध भी लड़ाई की तैयारी प्रारंभ कर दी। इधर रूस क्या था? रूस ने जर्मनी के विरुद्ध भी लड़ाई की तैयारी प्रारंभ कर दी। जर्मनी का विश्वास था कि यदि रूस के साथ उसकी लड़ाई हुई तो फ्रांस उसके विरुद्ध रूस का साथ देगा। ठीक है, जर्मनी को क्या विश्वास था कि यदि रूस के साथ जो है अगर जर्मनी की लड़ाई होती है तो फ्रांस जो है उसके विरुद्ध रूस का साथ देगा। यानी फ्रांस जो है उसको, जर्मनी को पता था कि अगर रूस हमला करता है हम पे तो रूस का साथ कौन देगा? फ्रांस देगा। जर्मनी ने एक त्वरित युद्ध में पहले फ्रांस को हराने की योजना बनाई। इसलिए जर्मनी क्या किया? पहले रूस को जवाब नहीं दे रहा है, पहले वो फ्रांस को हराने की योजना बना रहा है, और अपनी अधिकांश सेना को इसी उद्देश्य से संगठित भी किया था। इसके बाद इसका इरादा रूस की ओर मुड़ने का था। इसके बाद वो फ्रांस को हराने के बाद वो बोला कि हम रूस पर हमला करेंगे, और वह जानता था कि रूस पर जल्दी जीत नहीं हासिल हो पाएंगी। ब्रिटेन की स्थिति अब भी अस्पष्ट थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के युद्ध में शामिल होने के बारे में मतभेद था। फ्रांस ने उससे मदद मांगी थी, फ्रांस ने ब्रिटेन से मदद मांगी। ठीक है, ब्रिटेन ने वादा किया कि जर्मनी के विरुद्ध उसके उत्तरी तट की वह रक्षा करेगा। तो ब्रिटेन ने क्या वादा किया कि जर्मनी के विरुद्ध है जो फ्रांस का उत्तरी तट था उसका रक्षा कौन करेगा? ब्रिटेन करेगा। ये वादा किया था उससे फ्रांस से ब्रिटेन ने। ठीक है, तो जर्मनी ने तब जब तटस्थ बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया तो ब्रिटेन की दुविधा समाप्त हो गई, और जर्मनी तथा ब्रिटेन के मध्य युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध प्रारंभ हो गया। इटली जो त्रिपक्षीय संधि संगठन का सदस्य था तटस्थ रहा था। अभी तक जो था इटली जो त्रिपक्षीय संधि संगठन का जो था सदस्य था वो अभी तटस्थ रहा था। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
देखिए युद्ध का विस्तार कैसे हो रहा है। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी रूस और 3 अगस्त को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और 4 अगस्त को सुबह जर्मन सेना ने बेल्जियम में प्रवेश किया। ठीक है, बेल्जियम में जैसे ही प्रवेश किया और उसी दिन आधी रात को इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, उसी दिन क्या हुआ, आधी रात को इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अगस्त में ही जापान ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, अगस्त में ही क्या हुआ था, जापान ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। उसने ब्रिटेन के साथ एक संधि की थी, यानी जर्मनी ने ब्रिटेन के साथ संधि की थी, लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य लक्ष्य चीन और प्रशांत क्षेत्र में जर्मन प्रभाव वाले प्रदेशों को अधीन करना था। पुर्तगाल भी, जिसे ब्रिटेन प्रायः अपना सबसे पुराना मित्र कहता था, युद्ध में शामिल हो गया। ठीक है, ब्रिटेन बोलता था कि पुर्तगाल क्या मेरा मित्र है, वो भी क्या हुआ, युद्ध में शामिल हो गया। मई 1915 में इटली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मई 1915 में क्या हुआ, इटली ने अब ऑस्ट्रिया के खिलाफ विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। देखिए, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किया है मई 1915 में, इटली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किया है। ब्रिटेन और फ्रांस ने उसे ऑस्ट्रिया तुर्की के प्रदेश देने का वायदा किया था। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस ने उसे मतलब किसे, इटली को ऑस्ट्रिया और तुर्की के प्रदेश देने का वायदा किया था। रोमानिया और यूनान यानी ग्रीस ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के साथ मिल गए। रोमानिया और यूनान यानी ग्रीस जो थे वो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के साथ मिल गए। अपने साथियों के साथ ये देश मित्र शक्तियों के रूप में प्रसिद्ध हुए। अपने साथियों के साथ जो थे ये देश जो थे मित्र शक्तियों के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो देखिए, मित्र शक्तियों में कई सारे देश आ रहे हैं। हालांकि अपने किताब में, बुक में पढ़ा होगा 9th-10th का बुक में, कि इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, इटली, आप देखिए क्या कौन और कौन थे। रोमानिया और यूनान भी क्या थे, उसी मित्र राष्ट्र के सदस्य थे वो। ठीक है, मित्र शक्तियों के सदस्य थे वो। बुल्गारिया अक्टूबर में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ शामिल हो गया। बुल्गारिया भी क्या हुआ, अक्टूबर में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध में शामिल हो गया। उसे सर्बिया तथा यूनान के प्रदेश देने का लोभ दिया गया था बुल्गारिया को, और तुर्की को क्षेत्र भी दिए गए थे उसको। नवंबर में तुर्की ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। नवंबर में क्या हुआ, नवंबर में तुर्की ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और वह जर्मनी तथा ऑस्ट्रिया की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया तथा उसके मित्र देश केंद्रीय शक्तियों के रूप में प्रसिद्ध हुई। ठीक है, केंद्रीय शक्तियाँ में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की ये सब आ रहा है। और जो है मित्र शक्तियों में आपको पता ही है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अभी तक तो अमेरिका नहीं आया, लेकिन बाद में अमेरिका भी इन होता है। फिर आपको रोमानिया, ग्रीस, यूनान, ये सब जो है वो मित्र राष्ट्र में शामिल हो जाता है। ठीक है, अप्रैल 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र शक्तियों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। अप्रैल 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका भी क्या हो गया, मित्र शक्तियों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया। युद्धरत देशों की संख्या कुल मिलाकर 27 तक पहुंच गई। बताइए, युद्धरत देशों की संख्या कुल मिलाकर कितनी हो गई, 27 तक पहुंच गई थी। ठीक है, अब तक 27 देश जो थे वह युद्ध में शामिल हो चुके थे अब तक। इस लड़ाई के लिए लगभग 6.5 करोड़ सैनिकों को लामबंद किया गया था। इनमें से 4.2 करोड़ से अधिक मित्र शक्तियों द्वारा और 2.2 करोड़ से अधिक केंद्रीय शक्तियों द्वारा लामबंद किए गए थे। युद्ध की तीव्रता तथा नरसंहार की विभत्सता की दृष्टि से यूरोप में लड़े गए युद्ध दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में लड़े गए युद्ध से बहुत अधिक भीषण थे। यूरोप के पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध का प्रारंभ उस समय हुआ जब जर्मन सेना ने बेल्जियम को तेजी से लांघते हुए दक्षिणी फ्रांस में प्रवेश किया। सितंबर के आरंभ में जर्मन सेना पेरिस के बहुत पास तक पहुंच चुकी थी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्रांसीसी सेना जैसे ही अल्लास लॉरेन में प्रवेश करने के इरादे से फ्रांस जर्मनी सीमा पर पहुंच गई थी। जर्मन सेना को उम्मीद थी कि वह फ्रांसीसी सेना को घेर लेगी और इसी क्रम में बढ़ते हुए विजय प्राप्त कर लेगी। अल्लास लॉरेन से वापस लौटते फ्रांसीसी सेना ब्रिटिश सेना के साथ होकर मार्न का युद्ध, यह युद्ध मार्न नदी के तट लड़ी गई थी, में जर्मन सेना से भिड़ गई। ठीक है, तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच कहाँ युद्ध हुआ था, मार्न का युद्ध हुआ था, यानी मार्न नदी के तट पर हुआ था। जर्मन सेना से भिड़ गई थी। दोनों पक्ष 4 वर्षों तक वहाँ डटे रहे। दोनों पक्ष 4 वर्षों तक वहाँ डटे रहे। ठीक है, लेकिन कोई किसी को अपने मोर्चे से पीछे नहीं हटा पाया। ठीक है, स्विट्जरलैंड से लगी फ्रांस की दक्षिणी सीमा जो थी, स्विट्जरलैंड से जो लगी हुई थी फ्रांस की दक्षिणी सीमा से लेकर उसके उत्तरी तट तक सैकड़ों किलोमीटर की दूरी में दोनों ओर से खोदे गए खंदकों और कंटीलों तार के पीछे दोनों सेनाएं मोर्चे लगाकर बैठ गई। दोनों ओर घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। दोनों ओर घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। वो उस पर हमला करता तो वो उस पर हमला करता। 1915 में क्या हुआ कि सफलता की आशा से जर्मनी ने जहरीला गैस का प्रयोग आरंभ किया। 1915 में क्या, सफलता की आशा से जर्मनी ने जहरीली गैस का प्रयोग आरंभ किया। और 1916 में ब्रिटेन ने हाल ही में आविष्कृत टैंक कहे जाने वाले युद्ध वाहनों का प्रयोग भी प्रारंभ किया, लेकिन दोनों में से किसी की तकनीक का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों पक्षों के जितने सैनिक मर जाते थे उतने पुनः नई भर्तियों से जुटा लिए जाते थे। 1915 में रूसी सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक है, 1915 में रूसी सेना को पराजय का सामना करना पड़ा और केंद्रीय शक्तियों की सेना रूसी साम्राज्य के कई प्रदेशों में प्रवेश कर गई। और केंद्रीय शक्तियों की जो सेना थी
कि रूसी साम्राज्य के कई प्रदेशों में प्रवेश कर गई। 1916 में रूस ने दूसरा आक्रमण प्रारंभ कर दिया, जिसे विफल कर दिया गया। 1917 ईस्वी की अक्टूबर क्रांति के बाद रूस युद्ध से अलग हो गया। ठीक है, 1917 की जो है अक्टूबर क्रांति के बाद जो है रूस युद्ध से अलग हो गया। 2 मार्च 1918 ईस्वी को उसने जो है जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की, यानी उसने मतलब किसने, तो रूस ने की थी, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की थी इसके साथ, जर्मनी के साथ। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि जो है किन दो देशों के बीच हुई थी, तो जर्मनी और रूस के बीच हुई थी 2 मार्च 1918 को। और इसी के बाद क्या हुआ था, रूस द्वारा लामबंद किए गए कुल 1.2 करोड़ सैनिकों में से 17 लाख मारे जा चुके थे, 50 लाख घायल हो गए थे और लगभग 25 लाख या तो गुम हो गए थे या बंदी बना लिए गए थे। फिर यूरोप से बाहर युद्ध का विस्तार देखिए, यूरोप से बाहर भी क्या प्रभाव पड़ा 1914 के विश्व युद्ध का, यहाँ दिखाया कि बताया है। फिर यूरोप से बाहर जो है कुछ बड़ी लड़ाइयाँ उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में भी लड़ी गई थी। जर्मनी और तुर्की ने साथ होकर मित्र शक्तियों के उत्तर अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया स्थित औपनिवेशिक प्रदेशों तथा प्रभाव क्षेत्रों को संकट में डाल दिया था। देखिए ये केवल पार्ट 1 वीडियो था, पार्ट 2 वीडियो कल आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉर मोर लो द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।